नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में स्वागत है। लोकतंत्र या डेमोक्रेसी ये एक ऐसा शब्द है जो हम हर दिन सुनते हैं, राइट? अक्सर ऐसा मान लिया जाता है कि अगर कहीं वोट डाले जा रहे हैं तो बस वो लोकतंत्र है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? चलिए आज एक बैलेट बॉक्स यानी मतपेटी से थोड़ा आगे बढ़कर लोकतंत्र के असली मायने समझने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा इस एक बुनियादी सवाल पर गौर करते हैं। अगर किसी देश में चुनाव हो रहे हैं तो क्या वो देश अपने आप एक लोकतांत्रिक देश बन जाता है? ये बहुत ही आम धारणा है। लेकिन क्या महज एक वोटिंग मशीन का होना ही किसी व्यवस्था के लोकतांत्रिक होने की पूरी गारंटी दे सकता है? इस विश्लेषण में हम इसी धारणा की गहराई से परीक्षा लेने वाले हैं। आज की इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम देखेंगे इसका असली अर्थ, फिर समझेंगे कि सिर्फ चुनाव काफी क्यों नहीं है, इसके बाद इसकी मुख्य विशेषताएं, फिर लोकतंत्र ही क्यों, इसकी कमियां और चुनौतियां, और आखिर में एक व्यापक नजरिया। भाग 1 और 2 लोकतंत्र का असली अर्थ और महज चुनाव करवा लेना ही काफी क्यों नहीं है। सबसे पहले इसकी किताबी परिभाषा को समझते हैं। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जहां देश की सत्ता सीधे तौर पर लोगों के हाथों में होती है और चुनाव के जरिए शासक तय किए जाते हैं। यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि सत्ता सच में जनता के पास होनी ही चाहिए। अब सुनने में तो ये बहुत सीधा और सरल लगता है ना? लेकिन देखिए, जमीनी हकीकत हमेशा इतनी आसान नहीं होती। चलिए अब किताबी दुनिया से निकलकर कुछ असली दुनिया के उदाहरण देखते हैं। 1999 के पाकिस्तान का मामला देखिए, जहां परवेज मुशर्रफ ने सेना की मदद से चुनी हुई सरकार को हटा दिया और सत्ता पर कब्जा कर लिया। अब चीन को देखिए, वहां भी चुनाव होते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही पार्टी को चुनाव लड़ने की इजाजत है। जब कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है तो ऐसे चुनाव का क्या अर्थ? और जिम्बाब्वे, जहां रॉबर्ट मुगाबे लंबे समय तक सत्ता में रहे, लेकिन रिपोर्ट बताती है कि चुनावों में काफी गड़बड़ियां की जाती थीं और विपक्ष को दबाया जाता था। इन तीनों ही मामलों से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, चुनाव तो थे, लेकिन असली सत्ता लोगों के हाथ में बिल्कुल नहीं थी। भाग 3, एक सच्चे लोकतंत्र की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? दरअसल एक असली लोकतंत्र 4 बहुत ही मजबूत स्तंभों पर खड़ा होता है। पहला, शासक हमेशा जनता द्वारा ही चुने गए होने चाहिए। दूसरा, चुनाव बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए, यानी बिना किसी डर, दबाव या धोखाधड़ी के। तीसरा स्तंभ है सभी नागरिकों के लिए राजनीतिक समानता। और चौथा, कानून का शासन और बुनियादी अधिकारों की रक्षा, जैसे कि आज़ादी से अपनी बात कहने का हक। जब ये चारों चीजें एक साथ मिलकर काम करती हैं, बस तभी कोई व्यवस्था सच्चे मायनों में लोकतांत्रिक कहलाती है। समानता का सिद्धांत कितना जरूरी है, इसे ऐसे समझिए। लोकतांत्रिक आदर्श कहता है, एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य। लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे अपवाद रहे हैं जो सच में हैरान करते हैं। जैसे सुधारों से पहले सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया के नियमों में कुछ ऐसा था कि वहां के गैर नागरिकों को इस प्रक्रिया से ही बाहर रखा गया। और फिजी का उदाहरण तो बहुत ही अलग है, जहां मूल निवासियों के वोट की कीमत भारतीय मूल के लोगों के वोट से ज्यादा मानी जाती थी। लेकिन एक सच्चे लोकतंत्र में किसी भी समुदाय के वोट की कीमत कम या ज्यादा नहीं हो सकती, वो हर हाल में बराबर होनी चाहिए। भाग 4, आखिर लोकतंत्र ही क्यों चुना जाए? अन्य व्यवस्थाओं की तुलना में लोकतंत्र के पक्ष में कई काफी मजबूत तर्क मौजूद हैं। पहला तो ये कि इसमें फैसले अच्छी तरह चर्चा करके लिए जाते हैं, जिससे किसी भी जल्दबाजी या गलती की गुंजाइश कम हो जाती है। दूसरा है उच्च जवाबदेही, मतलब सरकार को पता होता है कि अगर आज गलत काम किया तो अगली बार सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। तीसरा फायदा ये है कि ये लोगों की आज़ादी और मानवीय गरिमा की रक्षा करता है। और सबसे खास बात, ये मतभेदों और विवादों को बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का एक बेहतरीन मंच देता है। इस जवाबदेही की अहमियत को समझने के लिए 1958 से 1961 के बीच चीन में आए भयानक अकाल का उदाहरण लिया जाता है। इस दौरान भोजन की भारी कमी से वहां बड़े पैमाने पर लोगों की जान चली गई थी। जानकारों का मानना है कि अगर चीन में उस समय एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होती, विपक्ष होता और एक स्वतंत्र मीडिया होता, तो शायद इस संकट को काफी बेहतर तरीके से संभाला जा सकता है, क्योंकि जवाबदेही वाली सरकारें लोगों की समस्याओं को इस तरह से कभी नजरअंदाज नहीं कर सकती। भाग 5, लोकतंत्र की कमियां और चुनौतियां। अब देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं।
जहां एक तरफ इस व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत अपनी गलतियों को समय के साथ सुधारने की क्षमता है, वहीं इसकी कुछ गंभीर खामियां भी हैं। क्योंकि लोकतंत्र में हर फैसले पर लंबी चर्चा होती है, बहस होती है, इसलिए काम में अक्सर इतनी देरी हो जाती है कि मूल मुद्दा ही पीछे छूट जाता है। इसके अलावा राजनीतिक खींचतान, भ्रष्ट नेताओं द्वारा सत्ता का दुरुपयोग और कभी-कभी चुनाव के दौरान मतदाताओं द्वारा गलत विकल्प चुन लेने की भूल, ये सब भी एक बड़ी चुनौती है। तो ये कोई जादुई छड़ी बिल्कुल नहीं है जो हर समस्या को तुरंत सुलझा दे। छठा और अंतिम भाग, एक व्यापक नजरिया। आज के आधुनिक युग में जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, वो वास्तव में प्रतिनिधि लोकतंत्र यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। यह एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रणाली है जहां एक बड़ी आबादी अपनी ओर से फैसले लेने के लिए कुछ प्रतिनिधियों को चुनती है। जरा सोचकर देखिए, क्या किसी बड़े देश के करोड़ों लोग हर रोज एक जगह इकट्ठे होकर देश के सारे फैसले ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसीलिए लाखों करोड़ों की आबादी वाले देशों के लिए यह एक बेहद व्यावहारिक और जरूरी सच्चाई बन जाती है। लेकिन अगर इसे महज एक सरकारी ढांचे के दायरे से बाहर निकालकर देखा जाए ना, तो लोकतंत्र सिर्फ सरकार चलाने का कोई तरीका भर नहीं है। ये असल में एक मानसिकता है, एक ऐसा समाज जहां हर एक इंसान का पूरा सम्मान हो, सबके साथ बराबरी का व्यवहार किया जाए और बिना किसी भेदभाव के सबकी आवाज सुनी जाए। और इसी व्यापक सोच को स्रोत सामग्री की ये छोटी सी लेकिन बहुत ही प्रभावशाली पंक्ति बखूबी बयां करती है। कोई भी भूखा पेट नहीं सोता। ये अल्फाज एक सच्चे लोकतंत्र के उस अंतिम आदर्श लक्ष्य को दिखाते हैं जो महज वोट डालने से कहीं आगे है। एक ऐसी व्यवस्था जहां समाज के हर आखिरी इंसान की बुनियादी जरूरतें पूरी हों और हर किसी को आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल समान अवसर मिलें। तो आज के इस विश्लेषण से यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि लोकतंत्र सिर्फ एक मत पेटी या बैलेट बॉक्स तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जवाबदेही और मानवीय सम्मान की एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक दिलचस्प सवाल है। डेमोक्रेसी शब्द दरअसल एक ग्रीक शब्द से आया है जिसका मतलब होता है लोगों का शासन। वो मूल ग्रीक शब्द क्या है? विकल्प हैं 1 मोनार्की, 2 डेमोक्रेसी, 3 डिक्टेटरशिप या 4 रिपब्लिक। इस पर विचार करें और जो भी सही जवाब लगे उसे कमेंट्स में जरूर साझा करें। आज के इस विश्लेषणात्मक सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही सीखते रहें और सवाल पूछते रहें।